हाँ बस हो गया हो गया, थैंक यू थैंक यू। चलिए, सॉरी फॉर द डिले। डिले मेरी साइड से नहीं हुआ है, डिले उधर से हुआ है, तो स्टिल सॉरी। तो लास्ट डिस्कस में कर रहा था बेटा, हम बात कर रहे थे पॉरिफेरा जो थे। तो पॉरिफेरा फिल्टर फीडर्स होता है। फिल्टर फीडर में ऑलरेडी लास्ट क्लास में शायद समझा चुका हूँ। ये चीजें हमारी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है बच्चा, सर दिस मच पोर्शन वी हैव ऑलरेडी डन। हमने इन सेल्स को वन बाय वन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर दिया है। तो सेल्स के ऊपर मैं नहीं दोबारा जाऊंगा। अगर डाउट होगा तो एट द एंड ऑफ क्लास आप मेरे को डाउट पूछ लेना सेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज भी हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, कैनल सिस्टम कैसे होता है, वाटर कैसे अंदर आता है बाहर जाता है। दिस इज ऑलरेडी डन। इस सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेटा। ये सेल कॉनोसाइट होती है, क्या करती है, कैसे फूड अंदर लाती है। तो दैट इज ऑलरेडी डन, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूँ, फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा अगर होल फूड खाता है विदाउट डिफरेंशिएटिंग बेटा बिटवीन द फूड पार्टिकल्स के कौन सा फूड अंदर आ रहा है, तो अगर कंप्लीट फूड का इंटेक हो रहा है बेटा, ठीक है ना, नॉन सिलेक्टिव फूड का इंटेक हो रहा है, तो ऐसे इंटेक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिल्टर फीडिंग बोलते हैं। और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। बिकॉज पोरिफेरा के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में एक अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पोरिफेरा की बॉडी में बेटा ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो बिकॉज पोरिफेरा की बॉडी में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से पोरिफेरा जब ऑक्सीजन, बिकॉज पोरिफेरा एक एनिमल है, तो उसको तो ऑक्सीजन अंदर लेना ही लेना है बेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में बनेगा उसको बाहर फेंकना ही फेंकना है, उसे को बाहर बेटा मूव कराना ही कराना है बॉडी से। तो ये जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना पोरिफेरा के अंदर, तो इसमें बेटा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम यूज नहीं होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम यूज नहीं होता, बिकॉज ना तो पोरिफेरा के पास ऑर्गन है, ना तो पोरिफेरा के पास टिश्यू है। तो ऐसी कंडीशन में पोरिफेरा क्या करता है, ये अपनी ऑस्टिया से ऑक्सीजन को अंदर लेगा थ्रू वाटर, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा डिजोल्व फॉर्म में पाया जाता है। एंड जब एक बार ऑक्सीजन अंदर आएगा तो ऑफकोर्स बेटा ऑक्सीजन को सेल्स यूज करेंगी। सेल्स उसको जब रेस्पिरेशन में यूज करेंगी बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको साजिद सर आजकल रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा C6H12O6 ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। तो अगर को उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ दूं मैं, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रिब साइकिल की मदद से, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड वाटर मिलता है। तो वाटर तो हम बॉडी में यूज करेंगे या एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म से रिमूव करेंगे इसको, लेकिन जो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रह गया ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रह जाएगा, इट कैन कॉज मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पोरिफेरा जो है बेटा वो लंग से रिमूव नहीं करता है, बट जनरल बॉडी सरफेस से रिमूव करता है। जनरल बॉडी सरफेस का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास पोरिफेरा है और ये पोरिफेरा के ऑस्टियाज है और ये पोरिफेरा का ऑस्क्यूलम है बच्चा, तो होगा क्या, होगा ये ऑक्सीजन इधर से अंदर आएगा। सेल, इसको मान लीजिए ये एक सेल है बेटा, तो सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ऑस्क्यूलम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सो दिस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड throwing out of carbon dioxide बेटा, this is occurring through the body, there is no specific system, यहाँ पे कोई अलग से ऑर्गन नहीं है ये काम करने के लिए बेटा, पूरी बॉडी इस काम में लगी हुई है। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस बोलते हैं। तो यानी रेस्पिरेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, जनरल बॉडी एक्सचेंज से हो रहा है बेटा, पूरी बॉडी इस काम में लगी हुई है और एक्सचेंज में यूटिलाइज कर रही है बेटा। नेक्स्ट चीज जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ी है, मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा बच्चा, मैंने आपको बोला था जब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आपको देता है अमीनो एसिड, है ना। आपने बेटा अपने स्टोमक के अंदर या अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को तोड़ दिया, जब आप प्रोटीन को तोड़ते हो ना तो वहां से क्या बनता है, वहां से अमीनो एसिड बनता है। अब जब अमीनो एसिड बन जाता है, हम अमीनो एसिड को भी कभी कभी तोड़ देते हैं। तो बाय द ब्रेक डाउन और डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड बेटा होता क्या है, एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसको हम NH3 बोलते हैं, या अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं इसको हम अमोनिया बोलते हैं बेटा, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इसे हम अमोनिया बोलते हैं। तो अगर किसी एनिमल की बॉडी में अमोनिया बन जाए और वो अमोनिया को ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करे, बिकॉज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक बेटा, ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, जब, बिकॉज प्रोटीन तो हर एक एनिमल को खाना ही खाना है, या प्रोटीन तो हमारी बॉडी में बचे ऑटोमेटिकली बनते भी है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की मदद से। अब जब प्रोटीन बने या आपने प्रोटीन खाए बेटा, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट भी करती है, बॉडी उसको ब्रेक भी करती है। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन की वजह से जो अमोनिया बनता है ना, ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है ना। और हमें इस अमोनिया को जल्दी जल्दी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। और अमोनिया को रिमूव कराने के लिए एनिमल्स के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है।
मतलब जो आप यूरिन पास करते हो बेटा, यूरिन पास करने के पीछे मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है अमोनिया को रिमूव करना। ऑफ कोर्स वो वाटर को भी रिमूव करते हैं, हम एक्सेस मिनरल आयंस को भी रिमूव करते हैं, बट मेजरली बेटा ये सिस्टम किस लिए डेवलप हुआ है? अमोनिया एंड अमोनिया लाइक कंपाउंड्स को रिलीज करने के लिए डेवलप हुआ है। बट पोरिफेरा में आप देख सकते हो बेटा, कोई किडनी नहीं है, कोई यूरिटर नहीं है, कोई यूरेथ्रा नहीं है, कोई यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, तो फिर पोरिफेरा अमोनिया को कैसे एक्सक्रीट करता है? तो अगेन बेटा सेम कॉन्सेप्ट आएगा, जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट करेगा। मतलब बॉडी में जब अमोनिया बनेगा उसको स्पॉन्जोसील में डाला जाएगा, और स्पॉन्जोसील से बेटा वो ऑस्कुलम से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, दैट इज कि यहाँ पे एक्सक्रीशन किसका हो रहा है? एक्सक्रीशन बेटा डायरेक्टली अमोनिया का हो रहा है। तो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर अगर एक्सक्रीशन डायरेक्टली अमोनिया का हो जाए, ऐसे एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक बोलते हैं बेटा, इसको हम अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। एंड इस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन को हम अमोनोटेलिज्म बोलते हैं बेटा, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। यानी अमोनोटेलिज्म क्या है? अमोनोटेलिज्म बेटा एक्सक्रीशन है। किसका एक्सक्रीशन? अमोनिया का एक्सक्रीशन। और जो एनिमल बेटा अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा ना, उस एनिमल को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम अमोनोटेलिक एनिमल नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखी हुई लाइन एक, दैट स्पॉन्ज आर अमोनोटेलिक, तो मतलब क्या हुआ उसका? ये एक्सक्रीट अमोनिया को करते हैं। और फिर लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था बच्चा कि अगर किसी एनिमल के अंदर अमोनिया एक्सक्रीट नहीं होता है, तो आप मेरे को फटाफट बताओ बेटा, अगर वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकता है, तो अमोनिया के बदले वो और दो फॉर्म जो होते हैं वो कौन कौन से एक्सक्रीट कर सकते हैं? यूरिया एंड यूरिक फटाफट एसिड। बताइए। यूरिया एंड वेरी यूरिक गुड बच्चा, एक होता है यूरिया, वेरी गुड बच्चा, एक होता है यूरिक एसिड, है ना? अगर एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करता है, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? यूरोटेलिक। यूरियोटेलिक बोलते हैं। वेरी गुड बच्चा। और अगर वो यूरिक एसिड करता है तो क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक बोलते हैं। वेरी गुड बच्चा। और यूरियोटेलिक को हम बेटा यूरियोटेलिज्म बोलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिज्म बोलेंगे, एंड दूसरे मैकेनिज्म को हम यूरिकोटेलिज्म बोलेंगे। ठीक है ना? तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, पोरिफेरा के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? फटाफट बताइए। एब्सेंट है, एब्सेंट प्रेजेंट और एब्सेंट। तो अगर कोऑर्डिनेशन एब्सेंट है बेटा, बताओ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? एब्सेंट होगा सर। एब्सेंट होगा बेटा। ठीक है ना? चले, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अच्छा, ये मैं लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि नहीं समझाया था? फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब क्या होता है? चलो, तो ये दोबारा से मैं फिर डिस्कस नहीं करूंगा। अगर स्पर्म एंड एग बेटा पानी के अंदर मिक्सअप हो रहे हैं, पानी के अंदर आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट अगर वही स्पर्म एंड एग बेटा किसी फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो तब ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना? चले, ये बताइए डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? ये समझाया था कि ये समझाना है? नहीं समझा सर। चलिए ठीक है, पहले आप समझो बेटा, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना? ध्यान से सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये थ्रू आउट एनिमल किंगडम रिपीट होगा। तो मैं आज एक बार बताऊंगा, आगे फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो बेटा। डेवलपमेंट, अगर आप बॉटनी पोर्शन पे जाएंगे, तो बॉटनी पोर्शन के अंदर बेटा आपको जो सबसे पहला यूनिट चैप्टर पढ़ना पड़ता है, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना? लिविंग वर्ल्ड वैसे पहला चैप्टर बॉटनी में पढ़ाया जाता है। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर सर आपको पढ़ाएंगे ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बेटा, अगर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। अगर आपकी बॉडी में सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। अगर आपकी बॉडी का वजन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है बेटा, बायोमास बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बट ये सारी चीजें जो बढ़ रही है ना, ये इरिवर्सिबल होनी चाहिए। इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि एक बार सेल्स का नंबर बढ़ गया, वो दोबारा डिक्रीज नहीं होना चाहिए। एक बार साइज बढ़ गया, वो दोबारा डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो इरिवर्सिबल ग्रोथ, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बायोमास, और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब ग्रोथ, अब आपकी लाइफ में पूरी, हाँ यस, बोलो बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। ये बोलो बोलो जल्दी जल्दी। सर मतलब साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर। साउंड को तो मैं, सबको क्लियर नहीं आ रहा है कि एक को क्लियर सर नहीं आ रहा है? अभी ठीक है अभी। चले, तो अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऑलराउंड ग्रोथ को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब ये है बच्चा कि जब हमारे घर में एक छोटा सा बेबी पैदा होता है, एकदम छोटा सा बच्चा पैदा होता है, एकदम प्यारा सा होता है वो, तो फिर उसकी ग्रोथ होने लगती है। ठीक है ना?
मतलब वो 1 महीने ग्रो कर गया, 2 महीने ग्रो कर गया, 3 महीने, 4 महीने, फिर जब उसको आप एक बार डॉक्टर के पास ले जाते हो ना, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि नहीं, आपका बच्चा डेवलप हो चुका है। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि इस बच्चे के अंदर खाली हाथ लंबे नहीं हो रहे, इस बच्चे के अंदर खाली पैर लंबे नहीं हो रहे, इस बच्चे का खाली हेड साइज में नहीं बढ़ रहा है, इसके सारे ऑर्गन्स बेटा लंबे हो रहे हैं, या इसकी सारी ऑर्गन्स में ग्रोथ हो रही है। तो एक बच्चे के अंदर जो कंप्लीट ग्रोथ है ना बेटा, जो टोटल ग्रोथ है, दैट टोटल ग्रोथ इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मतलब एक बच्चे को आप देखेंगे बच्चा, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है ना बेटा, अपनी एज में बढ़ता जाता है। तो विथ इंक्रीज इन एज बच्चे के खाली हाथ बढ़ते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होता। बच्चे के खाली पैर नहीं बढ़ते हैं, उसके हाथ भी बढ़ते हैं, पैर भी बढ़ते हैं, इंटरनल ऑर्गन जितने बढ़ने चाहिए वो भी बढ़ते हैं, और ओवरऑल साइज भी बढ़ता है। सो ये मतलब हुआ कि बच्चे की बॉडी के अंदर हर जगह पे ग्रोथ हो रहा है, या मल्टीपल जगह पे ग्रोथ हो रहा है बेटा। सो दिस मल्टीपल ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, या दिस ऑल राउंड ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो है ना बायोलॉजी के अंदर 2 टाइप्स का होता है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेवलपमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स बेटा। इफ वी हैव टू क्लासिफाई द डेवलपमेंट, तो हम इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा, अब सबसे पहले मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट खुद समझ आ जाएगा। अच्छा मेरे को बताइए, जब हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बेबीज पैदा होते हैं, क्या वो हमारे जैसे होते हैं कि किसी और स्पीशीज के जैसे होते हैं? जो हमारे इंसान का जैसे बच्चा सर, पैदा होता है बेटा, वो हमारे जैसे इंसान के जैसा होता है कि बंदर बंदर या बकरी बकरी जैसा होता है? कैसा होता है? इंसान सर। इंसान की जैसे होती है। ऑफ कोर्स इंसान के। और बकरी का बच्चा पैदा होगा तो वो शेर के जैसा दिखेगा, नो सर, है ना? बकरी नहीं सर। सर, नहीं सर। बकरी के जैसा दिखेगा। तो मतलब ये है मेरा कहने का, कि जो एनिमल्स के बच्चे पैदा होते हैं, या अगर मैं प्रॉपरली बोलूं जो हायर एनिमल्स के बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हम हायर एनिमल्स में है, हर्बिवोर्स हायर एनिमल्स में है, ठीक है ना, या बाकी कार्निवोर्स हायर एनिमल्स में आते हैं, तो हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं ना बच्चा, ऑफ कोर्स दे आर स्मॉलर इन साइज, वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है ना? वो डेवलपमेंट में बेटा हमसे बहुत कमजोर होते हैं, बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली लाइक अस बेटा। मतलब बाहर से अगर आप उस बच्चे को देखोगे, वो हमारे जैसे दिखते हैं। बाहर से दिखने का मतलब ये नहीं हो कि कॉपी पेस्ट पेरेंट का होगा। बाहर से दिखने का मतलब उनकी भी 2 आंखें होंगी, उनके भी 2 कान होंगे, उनकी भी नाक होगी, उनके भी बाल होंगे बेटा सर पे थोड़े से, उनके भी नेल्स होंगे, डैश इट। मतलब बाहर की बॉडी जो है ना, वो इंसान के जैसी बॉडी दिखेगी बेटा, वो इंसान से अलग बॉडी नहीं होगी। तो मतलब सिमिलरिटी है बेटा किसके अंदर? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर। तो अगर डेवलपमेंट में, सुन लेना ध्यान से, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, अगर डेवलपमेंट में बच्चा पैदा होता है, एट दैट बेबी इज कंप्लीटली सिमिलर टू हिज और हर पेरेंट्स बेटा। मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है इट्स पेरेंट्स। ऐसी डेवलपमेंट अब बच्चे को बेटा हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि द बेबी विच हैज टेकन बर्थ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू हिज पेरेंट्स बेटा। एग्जैक्टली सिमिलर से मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मतलब अमिताभ बच्चन का बच्चा एकदम अमिताभ बच्चन जैसा होगा, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं। मतलब ये है कि वो भी इंसान के जैसा ही होगा बेटा, उसकी मॉर्फोलॉजी भी इंसान के जैसी दिखेगी। ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब मेरे को बताओ बेटा, हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? जल्दी जल्दी। डायरेक्ट सर। डायरेक्ट है सर। पंछी के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? पंछी मतलब डायरेक्ट है, कबूतर, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सर। जो होते हैं डायरेक्ट। मुर्गी के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट डायरेक्ट। सर। डायरेक्ट है बेटा। समझ? आप देखो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा आसाम में सब लोग चावल खाते हैं बेटा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग चावल खाते हैं। और करीमगंज में भी मैंने देखे बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे शायद चावल को उगाया जाता है। जब आप यस चावल सर। को फील्ड में उगाते हो ना, फिर पानी भरते हैं बेटा फील्ड में। और अगर आप बचपन, अभी तो मेरे को नहीं लगता आप करते होंगे, बट बचपन में मैंने भी किया है, हम सबने किया है। हम बचपन में बेटा फिर उस पानी में मतलब खेलने जब जाते थे, उस पानी से बेटा हम एक ब्लैक कलर के एनिमल को पकड़ के बाहर निकालते थे। किया है कि नहीं किया? वेरी यस गुड सर, बच्चा। यस और सर। उस एनिमल को हम क्या बोलते थे? टैडपोल बोलते थे। किया है सभी ने कि नहीं किया है? यस सर क्या है ना? अब मेरे को बताओ, वो टैडपोल किसका बच्चा है? सर फ्रॉग का बच्चा है सर। तो फ्रॉग मतलब सर। ये है, अब ध्यान से सुन लेना बेटा, मतलब ये हमारे पास फ्रॉग है। और फ्रॉग सभी को पता है कैसा होता है। उसकी 2 यस सर। टांगे होती है बेटा, उसकी पूंछ नहीं होती है, उसका हेड होता है बेटा, है ना? वो हर्बीवर होता है या वो कार्निवर होता है, सभी ने देखा है। और मोस्टली वो बेटा पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, सभी ने देखा है। लेकिन आप सबने बेटा बचपन के अंदर ऐसे एक चीज को पकड़ा है पानी के अंदर, जिसकी ऐसी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी 2 यस आंखें सर। होती है बेटा। और मैं क्या करता था बचपन में, मैं फिर उनको सुखाता था, ठीक है ना?
हमको लगता था कि मतलब हमको किसी ने बोला था कि सुखाने से ये मेंढक बन जाता है, और हम पकड़ के बेटा उनको सुखा देते थे और अगले दिन बेचारे मर जाते थे। बहुत गुनाह कर लिया हमने बचपन में ही, बट नहीं पता था, तो शायद अल्लाह माफ कर देगा। तो इस इंडिविजुअल को बेटा, इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टेडपोल। अब मेरे को एक बात बताओ, टेडपोल को अगर आप अपने पेरेंट के सामने रखो, मान लो मैंने एक मेंढक को पकड़ के लाया और उसके सामने बेटा मैंने टेडपोल रखा, मैंने बोला ये आपका बच्चा है, तो वो मानेगा ये इसका बच्चा है? मान लो मेंढक नो बात सर। कर सकती है बेटा, ठीक है, मेंढक बोल सकती है, और मैंने मेंढक को बोला, फ्रॉग को बोला ये देखो ये आपका बेबी मैंने पकड़ लिया, वो बेबी को देख के मानेगा कि ये मेरा बच्चा है? नो सर। ऑफ कोर्स नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल किसी इंसान का बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल उस इंसान के बच्चे की पूंछ है, या उस इंसान के बच्चे के सर पे दो सींग है, बाकी सब कुछ इंसान जैसा ही है, बट दो सींग है बेटा सर के ऊपर, आपको लगता है कि वो पेरेंट्स बोलेंगे ये हमारा बच्चा है? नो बहुत सर। नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मतलब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बच्चा कि जो मेंढक का बच्चा है, जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, जब उसका जन्म हुआ बेटा, वो कंप्लीटली डिसिमिलर है, कंप्लीटली अलग दिखता है बेटा, किससे? अपने पेरेंट्स से। आप समझ रहे मेरी बात? तो मतलब ये अगर पेरेंट है बेटा फ्रॉग, पेरेंट फ्रॉग का बच्चा पैदा हुआ टेडपोल, टेडपोल बिल्कुल भी पेरेंट के जैसा नहीं है। इसका हैबिटेट भी अलग है, पानी में ही रहता है, बाहर नहीं रह सकता। इसका खाना भी अलग है, हर्बीवोरस होता है बेटा, कार्निवोरस नहीं होता है। इसकी बॉडी में टेल है, पेरेंट की बॉडी में टेल नहीं है। इसकी बॉडी में लेग्स नहीं है, पेरेंट की बॉडी में लेग्स होती, तो मतलब एकदम डिसिमिलर है। अब ये टेडपोल बाद में क्या करता है, अपने पेरेंट के जैसा बनने के लिए, ठीक है ना, अपने पेरेंट के जैसा दिखने के लिए ये बड़ी मेहनत करता है बेटा, बहुत सेक्रीफाइस करता है, और इस सेक्रीफाइस को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब इस टेडपोल के अंदर बेटा मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, बहुत सारी चीजों में तब्दीली आती है, बदलाव आता है, चेंज आता है, एंड फाइनली किसके जैसा दिखने लगता है? फ्रॉग के जैसा दिखने लगता है। मतलब इस बच्चे को अपने पेरेंट के जैसा दिखने के लिए बेटा बीच में किस अवस्था से, बीच में किस फेज से गुजरना पड़ा? टेडपोल फेज से गुजरना पड़ा। दिस टेडपोल इज आल्सो कॉल्ड एज लार्वा बेटा, इसको हम लार्वा भी बोलते हैं। तो ऐसी डेवलपमेंट जहां पे बच्चा बेटा पेरेंट के जैसा नहीं होगा बट एक लार्वा होगा, और पेरेंट के जैसा बनने के लिए बेटा इस लार्वा को मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा। दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा। तो मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा? लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा, और वो लार्वा तभी पेरेंट के जैसा दिखेगा जब पहले उसमें क्या होगी? मेटामॉर्फोसिस होगी। समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। क्लियर हुआ ना? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो अभी हम अब मैंने ये डिटेल में क्यों बताया? बिकॉज ये टर्म बहुत बार आगे आने वाला है, तो आज आप अच्छे से समझ गए तो आगे मेरे को दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। किसके अंदर बेटा? स्पॉन्ज के अंदर। हैविंग लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर लार्वा मिलेगा आपको बेटा, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट। लार्वा जो होता है बेटा, वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से एकदम अलग देखने को मिलेगा, एकदम डिफरेंट देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? अडल्ट के कंपैरिजन में बेटा। समझ आई बात है कि नहीं समझ आई? यस सर। क्लियर हुआ? और ये इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको कि एनसीईआरटी को लाइन पढ़ने से बेटा आप डॉक्टर नहीं बनोगे, ठीक है ना? मैं देखो ये एक छोटी सी लाइन है, हम इसको रीड करके आगे बढ़ सकते थे, दिस एंड दिस, बात खत्म। बट आप देखो बेटा इस लाइन को समझाने में 5 मिनट लग गए, इस लाइन को समझाने में 10 मिनट लग गए, और यही 10 मिनट बेटा डिफरेंशिएट करते हैं एक बच्चे को जो लाइन पढ़ रहा है किसके कंपैरिजन में? एक बच्चे को जो लाइन को समझ रहा है बेटा। तो समझने में एंड पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। आप समझ रहे बच्चा? सो दिस इज लार्वल स्टेज। तो ये आपको क्लियर हो गया, अभी आप ये कभी भूलेंगे नहीं बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे को बताइए, मैंने आपको विल्सन के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बोला इससे पहले? विल्सन नो के सर। एक्सपेरिमेंट नहीं बोला? चलो ठीक है, पहले मैं आपको फिर वही एक्सपेरिमेंट ही दिखा दूं, शायद कहीं पे है। हाँ ये देख लीजिए बच्चा, ये देख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज, मेरे को कल कोई बच्चा बोल रहा था सर आप जब करीमगंज आए थे तो आपने तो बोला था मैं एनसीईआरटी 100% पढ़ा दूंगा, फिर आप ज्यादा क्यों पढ़ा रहे? मैंने बच्चा ये बोला था एनसीईआरटी 100% पढ़ाऊंगा, वो तो मैं 100% पढ़ा ही रहा हूँ, बट मैंने ये नहीं बोला था मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। कि मैंने ऐसा बोला था मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा? बोला था क्या? जब करीमगंज में हम क्लास में आए थे ना, मैंने क्लास में आपको बोला था मैं एनसीईआरटी आपको 100% पढ़ाऊंगा, और वो तो मैं 100% पढ़ा ही रहा हूँ। आप खुद देख लेना बेटा, एनसीईआरटी की एक लाइन भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी की डायग्राम एग्जाम्पल में नहीं छोड़ रहा हूँ।
तो वो तो मैं 100% पढ़ा ही रहा हूँ, बट मैंने आपको ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं एनसीईआरटी के आगे नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था क्लास में बेटा जहां जहां पे मेरे को लगेगा कि मेरे को एनसीईआरटी के बाहर जाना है आपके लिए बेटा, आपकी अच्छाई के लिए, आपके फायदे के लिए, तो मैं वहां जाऊंगा। बिकॉज मैं एक लेक्चर में बेटा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, बट आप 11th के बच्चे हैं ना, तो 11th में बेटा मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखे, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े। बिकॉज ज्यादा नॉलेज होना गलत नहीं है, कंपैरिजन टू बेटा अगर आपके पास कम नॉलेज है। आप समझ रहे हैं? मान लो कल एक एग्जामिनर में बाउंसर क्वेश्चन आया, और बाउंसर क्वेश्चन बेटा वही बच्चा करेगा जिसने एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाके भी एफर्ट लगाया होगा। अब मैं वो एफर्ट लगाने को आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप अलग अलग बुक्स पढ़ो, आप अलग अलग रेफरेंसेस ले लो, मैं वो मेहनत खुद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो रेफरेंसेस या वो यूट्यूब वीडियोस अलग अलग टीचर से बेटा मटेरियल लेके आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो आपको मेहनत करना कुछ नहीं है बेटा, बस जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो चीजें मैं बोलूंगा, जो चीजें बेटा हमारे नोट्स में लिखी हुई है, वो हर एक चीज आपको ऑनेस्टली याद रखनी है और ऑनेस्टली उसको पढ़ना है बेटा। और गारंटी मेरी है कि आप जोलॉजी पोर्शन के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे। तो प्रॉमिस मेरा था 100% एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। बट मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर जाना जहां पे जरूरी है वहां पे जाना पड़ेगा बच्चा। चलो मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, और एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट था विल्सन बेटा, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। तो विल्सन ने क्या किया बेटा, इसने एक पॉरिफेरा को पकड़ लिया, तो ये आप देख सकते हैं पॉरिफेरा यहाँ पे पकड़ा गया है। और फिर पॉरिफेरा को देख लो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कैंची दिखाई दे रहा है, सिजर दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। सिजर हटा दो, आप चाकू लगा लो बेटा। तो इसने क्या है कि इसने इस पॉरिफेरा को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये आप देख सकते हो बेटा, चॉप्ड पीसेस आर रन थ्रू मीट ग्राइंडर। तो हमने पहले छोटे छोटे टुकड़े कर दिए पॉरिफेरा के, फिर इनको मीट ग्राइंडर के अंदर डाल दिया, ग्राइंडर समझ रहे ना बेटा, ग्राइंडर के अंदर डाल दिया, और फिर इनको चॉप कर दिया, मतलब और छोटे छोटे इनके पीसेस कर दिए। फिर उसके बाद क्या किया बेटा, ग्राइंडेड मिक्सचर थ्रू फाइन स्लिप क्लॉथ बॉडी। तो फिर हमने क्या किया, इनको फिल्टर कर दिया, मतलब जो ग्राइंडेड पीसेस थे उनको हमने फिल्टर कर दिया। और फिल्टर करने के बाद बेटा हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो फिल्टर्ड पीसेस थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। इसने अलग क्लस्टर बना दिया सेल्स का, इसने अलग बना दिया, इसने अलग बना दिया, इसने अलग बना दिया। और आफ्टर सर्टेन टाइम बेटा हमने क्या देखा, इन छोटे छोटे टुकड़ों से क्या बनने लगे बेटा, अलग पॉरिफेरास बनने लगे। आप देख सकते हैं ये अलग पॉरिफेरा बना, एंड फाइनली किसके जैसा बना बेटा, ओरिजिनल पेरेंट के जैसा बना। तो मतलब ये कहने का इस एक्सपेरिमेंट का, या इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हमको बताना क्या चाहता है, ये बताना चाहता है कि अगर आप पॉरिफेरा के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उन छोटे टुकड़ों से भी पूरा पॉरिफेरा बन सकता है, कंप्लीट पॉरिफेरा बन सकता है बेटा। तो दैट मीन्स पॉरिफेरा के पास पावर ऑफ रीजनरेशन है बेटा, मतलब अपने आप को दोबारा ग्रो कराने की क्षमता है, अपने आप को दोबारा ग्रो या रिजनरेट कराने की क्षमता है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ रीजनरेशन। समझ गए बच्चा कि नहीं समझ गए? जैसे अगर मैं अपने हाथ के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, क्या उस छोटे छोटे टुकड़े से बेटा नया उम्र सर बनेगा? ऐसा No, sir. पॉसिबल है? नहीं है बेटा। अगर आपने रामायण देखी है, रामायण के अंदर जब रावण को मतलब सर काटा जाता है, फिर उसके खून के ऐसे मतलब वो ड्रॉप्स पर नीचे गिर जाते हैं, और उनसे छोटे छोटे और रावण बन जाते हैं। तो वो तो मिथोलॉजी है बेटा, वो अलग चीज है। बट इंसानों के अंदर दिस इज नॉट पॉसिबल। बट अगर हम पॉरिफेरा पे चले जाए, पॉरिफेरा के अंदर ये पॉसिबल है कि अगर आप पॉरिफेरा के छोटे टुकड़े करेंगे, हर टुकड़े से बेटा एक नया पॉरिफेरा बनने की क्षमता पॉरिफेरा के पास है बच्चा। तो दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ रीजनरेशन। समझ आया कि नहीं समझ आया? Sir, for whose property, sir? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? Sir, for which in porifera, sir, they regenerate very fast. यस यस, पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत तेज होता है इनके पास बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चों से एक क्वेश्चन है, बिकॉज हमने ऑलरेडी कुछ चीजें ऑलरेडी एडवांस में पढ़ रखी है बेटा। मेरे को बताओ, पॉरिफेरा को पावर ऑफ रीजनरेशन कौन सा सेल देता है? आर्कियोसाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है यार, लग रहा है मेरे को अब आप पढ़ रहे हो, अभी मेरे को अच्छा फील आ रहा है। पहले आप नहीं पढ़ते थे, बट अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया। वेरी गुड बच्चा। सो आर्कियोसाइट हमने पढ़ा था ना, आर्कियोसाइट्स आर अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल्स। तो मतलब वो सेल को आप बेटा बोलो पूरा पॉरिफेरा बनाना, ऑफ कोर्स तो बनाएगी, बिकॉज दैट इज अ टोटिपोटेंट सेल। अब उस सेल के जितने भी टुकड़े, मतलब उस सेल जब आप पॉरिफेरा के टुकड़े कर देते हो ना, तो उस पॉरिफेरा में ऑलरेडी बहुत सारी आर्कियोसाइट्स है। जितनी आर्कियोसाइट्स होंगी बेटा, उतने क्या बनेंगे, नए पॉरिफेरा बनेंगे।
ठीक है, और इस चीज को प्रूव किसने किया था? विल्सन ने किया था, ये प्लीज याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे लिखा, दे हैव ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू टोटिपोटेंट आर्कियोसाइट्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये आप याद रखेंगे। डाइजेशन इन स्पॉन्ज इज इंट्रासेल्युलर, ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा, बिकॉज डाइजेशन स्पॉन्जोसील के अंदर नहीं होता है। डाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा? डाइजेशन, शाबाश, किसके अंदर होता है? Guanocyte, sir. कॉनोसाइट के अंदर होता है बेटा, तो मतलब इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, समझ आया ना? चले, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। मतलब ये हुआ इसका बेटा कि आपको पता है बेटा, इंडिविजुअल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, बेटा पता है ना? यूनिसेक्सुअल है Yes, ना? sir. बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा एनिमल या ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्लांट जो खुद ही बेटा मेल गेमीट भी बना सकता है और फीमेल गेमीट भी बना सकता है। मतलब यहाँ पे बेटा ना तो मेल की जरूरत है ना तो फीमेल की जरूरत, बिकॉज एक ही इंडिविजुअल खुद मेल भी है एंड फीमेल भी है बेटा। सिंगल इंडिविजुअल इज एक्टिंग बोथ इज मेल एंड फीमेल, जो इंडिविजुअल मेल है वही इंडिविजुअल फीमेल भी है बेटा। ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, समझ आया ना? एंड बाइसेक्सुअल को एनिमल्स के अंदर हम क्या बोलते हैं बेटा? हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। बाइसेक्सुअल इन एनिमल इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल के अंदर दो इंडिविजुअल्स होंगे बेटा, ठीक है ना? ये एक फीमेल होगा, ठीक है ना, और ये एक मेल होगा बेटा। मेल बनाएगा मेल गेमीट, फीमेल बनाएगा फीमेल गेमीट। सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिसेक्स बेटा, और यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग है एंड फीमेल अलग है। बट इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअली क्या होगा बेटा? वही मेल होगा और वही फीमेल होगा। और एनिमल्स के अंदर हम बेटा बाइसेक्सुअल के लिए का वर्ड यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बेटा कि स्पॉन्ज जो होते हैं, स्पॉन्ज में मेल स्पॉन्ज एंड फीमेल स्पॉन्ज नहीं है, उसमें जो मेल है बेटा वही फीमेल है, दैट मींस वो हर्माफ्रोडाइट है। मतलब एग एंड स्पर्म क्या होगा? सेम इंडिविजुअल से बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, समझ आया sir. कि नहीं समझ आया बेटा? समझ आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इधर, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा? इधर दिख रहा है ना, क्या लिखा है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट Spongia. यू स्पॉन्जे बेटा, है ना? यू स्पॉन्जे, यू स्पॉन्जे को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी, Freshwater sponge. Bath sponge, sir. बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं बेटा। फ्रेश वाटर में स्पॉन्जुला को बोलते हैं, इसको Yes, हम sir. बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं बेटा। वेरी गुड बच्चा। तो यू स्पॉन्जे में एक्सेप्शन क्या है? दैट मींस यू स्पॉन्जे के अंदर मेल यू स्पॉन्ज अलग होगा और फीमेल यू स्पॉन्ज अलग होगा। मेल यू स्पॉन्ज बनाएगा मेल गेमीट एंड फीमेल यू स्पॉन्ज बनाएगा फीमेल गेमीट। या इन शॉर्ट बेटा आप याद रख लीजिए कि यू स्पॉन्जे क्या होता है? ये यूनिसेक्सुअल होता है। समझ आई बात? क्लियर हुई चीज? Yes, sir. चलो, अब स्पॉन्ज जब रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, अपनी नई प्रजाति को बनाते हैं, अपने नए इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है बच्चा। ये दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल तरीके से भी एंड एसेक्सुअल तरीके से भी। सेक्सुअल तरीके से बेटा आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट बनाना पड़ेगा। मेल एंड फीमेल गेमीट बनेगा तो बॉडी के अंदर वो फ्यूज करेगा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा सेक्सुअल तरीके, ये एग सेल है, ये स्पर्म्स है बेटा, दोनों आपस में क्या करके फर्टिलाइज करके तो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद बेटा एक लार्वा बना, लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला बेटा। आगे मैं और लार्वा भी याद कराऊंगा आपको। तो लार्वा आप शॉर्ट में याद है, बीच में लार्वा बना, तो लार्वा आगे जाके डेवलप हुआ बेटा और फाइनली क्या बना? कंप्लीट स्पॉन्ज बना। तो बिकॉज डेवलपमेंट में बीच में लार्वा आ गया, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं बेटा। लेकिन एसेक्सुअल तरीके से देखो, एसेक्सुअल तरीके से क्या हुआ? बर्ड बना, बर्ड नीचे गिर गया बेटा, तो आगे वो क्या बनेगा? अपने पेरेंट के जैसा बनेगा। तो मतलब इन केस ऑफ स्पॉन्ज बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, ये भी याद रख लेना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होती है एंड फ्रेगमेंटेशन से होती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है बेटा? गेमीट फॉर्मेशन से होती है। तो ये डायग्राम बेटा आपको याद नहीं करना है, बट ये बस रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बट डायग्राम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एग्जाम के लिए ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में आपको डायग्राम याद नहीं रखना, बट ये याद, नाम याद रखना। मैंने आपको बोला था पोरेफेरा के अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, दैट मींस पोरेफेरा के अंदर लार्वास मिलेंगे, तो आपको लार्वा का नाम याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा लार्वा होता है। तो ये लार्वास के नाम है बेटा सीलोब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला, पैरेनकाइम्यूला एंड एम्फीब्लास्टुला। तो ये चार लार्वा आपको टिप ऑफ द टंग
याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में. So what are the different types of larvas in porifera? Coeloblastula, Steroblastula, Amphiblastula and Parenchyma. ठीक है, ये पैरेनकाइमीला लिखा है तो मीला याद रख लीजिए, म्यूला याद रख लीजिए, वन एंड द सेम थिंग है बेटा. ये 4 लार्वास होते हैं किनके अंदर? पोरिफेरन्स के अंदर. दिस पार्ट इज क्लियर बेटा, दिस स्लाइड इज क्लियर. ये स्लाइड क्लियर हो गया सभी को? यस सर. चलिए गुड. तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बच्चा. अब एनसीईआरटी की एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स याद कराऊंगा बच्चा. आगे हम और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आपको सारी एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है ना. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो याद रखनी है ना, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी ने बेटा 3 एग्जांपल्स दिए विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. दैट इज साइकॉन, साइकॉन को हम स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जुला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड यू स्पॉन्ज को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं. और इनकी डायग्राम्स भी एनसीईआरटी में दी है. और डायग्राम इज आल्सो इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको ये डायग्राम दे सकता है. जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा ए बी एंड सी, और फिर नीचे देगा बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम द ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स. तो नीचे फिर ऑप्शंस होंगे बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. तो ऑप्शन ए में लिखा होगा फॉर एग्जांपल साइकॉन, बी में लिखा होगा स्पॉन्जुला, सी में लिखा होगा यू स्पॉन्जे. तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा क्या पोरिफेरा है बेटा. तो प्लीज ये डायग्राम भी याद रख लेना और ये एग्जांपल्स भी याद रख लेना बच्चे. चले आगे बढ़ते हैं हम. तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी के, जी जी बोलो बोलो. Skypa means यस, Skypa. क्या बोल रहे हो बच्चा? टाइप कर दो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. टाइप कीजिए ग्रुप में, चैट में टाइप Skypa sir. Skypa. स्काइफा बेटा साइकॉन नाम है. साइकॉन को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना, जब कैनल सिस्टम पढ़ाया था. कैनल सिस्टम में बेटा साइकन टाइप कैनल सिस्टम देखा था, वहीं पे मैंने बोला था साइकॉन जो होता है, ठीक है ना, साइकॉन को स्काइफा भी बोलते हैं. इसके 2 साइंटिफिक नेम है बेटा, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है. साइकॉन इज आल्सो कॉल्ड एज स्काइफा इन द साइंटिफिक नेम, बट कॉमन नेम में आप उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्ज बोलते हैं. चले अभी ये लिस्ट है ना बेटा, दिस लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चे मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे बच्चा कि सर आपने डीपीपी में कॉमन नेम्स दिए हैं बट हमने वो पढ़े नहीं है. तो ये आपका कॉमन नेम का लिस्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना. जैसे स्काइफा, स्काइफा को हम साइकॉन भी बोलते हैं. साइकॉन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं. यूप्लेक्टेला को हम बेटा वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं. अब ये एग्जाम और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया बेटा. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पोरिफेरा जापान के अंदर बेटा शादी में एज गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है ना. तो याद रखेंगे बेटा, यूप्लेक्टेला जो स्पॉन्ज है, यूप्लेक्टेला स्पॉन्ज को जापान के अंदर बेटा जो न्यूली मैरिड कपल होता है उनको एज मैरिज गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, मैरिज गिफ्ट दिया जाता है. बिकॉज ये माना जाता है कि अगर ये एक नए न्यूली कपल को बेटा गिफ्ट किया जाएगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहेगी, हैप्पी मैरिज रहेगी बच्चा. इसका रीजन क्या वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट यहाँ पे याद रख लेना मैरिज गिफ्ट क्या दिया जाता है? यूप्लेक्टेला दिया जाता है. फाइलोस्पॉन्ज को लीफ स्पॉन्ज बोलते हैं कॉमन का. फेरोनीमा को बाउल, हाइलोनीमा को बेटा, क्लायोना को भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको बेटा इधर भी दिया था, ठीक है ना. क्लायोना मैंने आपको शायद इसमें दिया था. अब बोरिंग स्पॉन्ज को क्यों बोलते हैं ये समझ लीजिए. आपको पता है बेटा पर्ल्स का नाम सुना है? पर्ल्स का हो रहा है बच्चा. Sir, your voice is not clear. सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है. Yes sir. Not clear. आंसर क्लियर नहीं आ रहा है.
सर कहाँ गए? बच्चा वॉइस आ रहा है वापस? हाँ सर। यस सर। चले, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, आईपैड ओवरहीट हो गया शायद इस वजह से। चले तो मैं डिस्कस कर फिर से रहा नहीं था आ रहा था। कॉमन नेम्स ऑफ स्पॉन्ज की बेटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको स्पॉन्ज का साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, स्पॉन्ज के कॉमन नेम्स पूछे गए, जैसे स्काइफा जो है बेटा, स्काइफा जिसको हम साइकॉन भी बोलते हैं, इसको कॉमनली हम अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं। इफ्लेक्टेला आपने शायद सुन लिया था, अच्छा इफ्लेक्टेला के बारे में सुना था मैंने, क्या बोला था इसके बारे में याद रखना है। यस सर। यस सर। चले, तो इसको क्या किया जाता है बेटा, शाबाश, जापान में मैरिज को क्या किया जाता है, वेरी फर्स्ट गुड, जापान में एज मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। फाइलोस्पॉन्ज को हम लीफ स्पॉन्ज बोलते हैं, पेरोनीमा को हम बाउल स्पॉन्ज बोलते हैं, हेलोनीमा को हम ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड क्लायोना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और जो मैंने शायद डीपीपी में भी दिया है, क्लायोना को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। अच्छा, आपने पर्ल का नाम सुना है, पर्ल का, पर्ल यस सर। का नाम सुना है कभी बेटा, जल्दी जल्दी, पर्ल्स का नाम कभी सुना है? यस सर। बच्चा Yes, वॉइस आ sir. रहा है ना मेरा? जब पर्ल्स का नाम, यस पर्ल्स सर। का नाम सुना है ना, पर्ल्स का नाम सुना है? यस यस सर। सर। पर्ल क्या होता है बेटा, फीमेल्स को ज्यादा पता होगा, पर्ल क्या होता है एक्चुअल में। सर स्टोन पर्ल होता बेटा है। एक प्रेशियस ज्वेलरी होती है, वेरी वेरी कॉस्टली होता है एंड ज्वेलरी में यूज किया जाता है बेटा, ठीक है ना। और पर्ल्स को कौन बनाते हैं, पर्ल्स को बेटा एक मोलस्क का बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ऑयस्टर बोलते हैं। तो ऑयस्टर होता है जो पर्ल्स बनाता है। अगर आपने एक लक्स का ऐड आता था, पता नहीं अभी आता है कि नहीं आता है, पुराने जमाने में एक ऐड आता था, वो लड़का जो पानी में डुबकी लगाता था और फिर वहां से बेटा एक ऐसा एनिमल निकालता था जिसके ऐसे दो पार्ट्स होते थे, ठीक है ना, ऐसे दो पार्ट्स होते थे, फिर वो खोलता था और अंदर से बेटा यहाँ पे पर्ल दिखाई देता था। तो ये जो एनिमल है ना बेटा, दिस एनिमल इज कॉल्ड एज ऑयस्टर, इसी को ऑयस्टर बोलते हैं। और ऑयस्टर को डैमेज करने वाला एक पोरिफेरा होता है, मतलब अगर इस पोरिफेरा को आप ऑयस्टर्स के पास रखोगे ना, तो ये ऑयस्टर्स की बॉडी में बेटा पोर्स बनाता है, मतलब छेद कर देता है बेटा, बोर करता है उनको, तो दिस पोरिफेरा इज कॉल्ड एज क्लायोना। तो बताओ बेटा, पर्ल इंडस्ट्री के लिए कौन सा पोरिफेरा नुकसानदायक है, कौन सा पोरिफेरा बेटा पर्ल इंडस्ट्री को डैमेज कर सकता है? बोरिंग स्पॉन्ज। तो याद रखना है, क्लायोना और बोरिंग स्पॉन्ज, ठीक है ना। सेकंड है कलीना, तो कलीना एंड क्लायोना को कंफ्यूज नहीं करना बच्चा, बिकॉज एग्जामिनर ने जब एक क्वेश्चन एग्जाम में दिया था ना, तो तब उसने दोनों ऑप्शंस दिए थे, क्लायोना भी दिया था, कलीना भी दिया था, कंफ्यूज करने के लिए। बट आपको याद रखना, क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज होता है। कलीना को बेटा डेड मैन फिंगर और मरमेड ग्लव्स बोलते हैं, बिकॉज ये पोरिफेरा कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसे दिखता है बेटा, समथिंग लाइक दिस, इसलिए फिंगर के समान, इसलिए डेड मैन फिंगर बोलते हैं। स्पॉन्जुला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्ज को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, पोर्ट्रियन को हम नेपट्यून गॉबलेट बोलते हैं, हिप्पो स्पॉन्ज को हम हॉर्स स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड हर्सिनिया को हम हॉर्नी स्पॉन्ज बोलते हैं। तो प्लीज आप ये साइंटिफिक नाम भी याद रखेंगे एंड कॉमन नेम भी याद रखेंगे सबका बच्चा। ये बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, और जो चीजें मैं आपको बियॉन्ड द एनसीईआरटी बता रहा हूँ ना, आप प्लीज उन चीजों को भी उतना ही सीरियस लेना जितना आप एनसीईआरटी को सीरियस ले रहे हो। फिर आपसे गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन ना तो घर में गलत होगा, ना तो एग्जाम में गलत होगा। सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो प्लीज आप इसको सीरियसली देख लीजिएगा। चले, अब जब हमारा लास्ट में डाउट सेशन हुआ था, तो डाउट सेशन में शायद मेरे को गुलजार ने या किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर Yes, sir, yes, हमने
हमने घर के अंदर या किसी बुक के अंदर पढ़ा था मोनोएक्सन, ट्राइएक्सन, टेट्राएक्सन एंड पॉलीएक्सन। तो ये क्या होता है? सर नीट तो की थोड़ा बुक सा में मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया बच्चा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन भी ना रहे। तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चा। मैंने आपको बोला था कि पोरिफेरा की बॉडी में स्केलेटन होता है, और पोरिफेरा के स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए बच्चा। स्पाइक्यूल सर, स्केलेटन ऑफ पोरिफेरा इज कॉल्ड एज Spicule, sir. स्पाइक्यूल, स्पाइक्यूल है ना? सर। आप ध्यान से देख लो, वेरी गुड बच्चा, ध्यान से देख लीजिए। अगर स्पाइक्यूल बेटा खाली एक थ्रेड का बना होगा या एक सिंगल स्ट्रक्चर, चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे वो सिलिका का हो, बट एक सिंगल यूनिट का बना है बेटा, सिंगल स्पाइक्यूल है, सो दिस स्पाइक्यूल इज कॉल्ड एज मोनोएक्सन। तो ये जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रे, दिस इज कॉल्ड एज रे बेटा। तो अगर स्पाइक्यूल खाली एक रे का बना है, such स्पाइक्यूल्स आर कॉल्ड एज मोनोएक्सन बेटा। अगर स्पाइक्यूल बेटा 3 रेज का बना है, आप देख सकते हैं ब्लैक में एक रे है, पिंक में एक रे है एंड रेड में एक रे है बेटा। आप कलर पे जाइए, आप एंड्स पे मत जाना, एंड नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम पूरे कलर की बात करें बेटा, पूरे लाइन की या रे की बात कर रहे हैं। तो अगर स्पाइक्यूल बेटा 3 रेज का बना है, ठीक है ना, मतलब 3 रेज जुड़ के एक स्पाइक्यूल बना रही है, उसको हम ट्राइएक्सन बोलते हैं बेटा। तो बताओ अगर स्पाइक्यूल 4 रेज का बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको? शाबाश। Tetraxon. तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर 5 का बनेगा क्या बोलेंगे? Pentaxon. है ना? अगर 5 से ज्यादा होंगे बेटा तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएक्सॉन बोलते हैं। यस सर। समझ आया ना? तो ये हो गया आपका स्पाइक्यूल बेटा। तो ज्यादा टफ नहीं था, I hope अभी दो ये से समझ नहीं गए। दूसरा क्वेश्चन डाउट सेशन में उस दिन आया था, वो आया था सर स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है। ठीक है, जिन लोगों ने डाउट सेशन अटेंड किया उनको ऑलरेडी पता है, जिन्होंने नहीं किया था तो उनके लिए मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला था बेटा एंडोस्केलेटन जो होता है ना, एंडोस्केलेटन को बनाने के लिए स्पाइक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारे पास कुछ स्पॉन्ज ऐसे भी है जिनमें स्पाइक्यूल नहीं होता है। अब उनको भी तो एंडोस्केलेटन चाहिए ना, तो उनको एंडोस्केलेटन देने का काम कौन करता है बेटा? सॉफ्ट फाइबर्स करती है, जिन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं। यानी स्पॉन्जिन फाइबर भी क्या है? एक एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर ही है, बट डिफरेंस क्या है स्पाइक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर में? स्पाइक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन हार्ड होता है सर। स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड स्पॉन्जिन फाइबर स्लाइटली सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। समझ आया बच्चा? सर स्पॉन्जिन क्लियर हो गया फाइबर ये? प्रोटीन से बना होता है क्या सर? क्या क्या बोल रहे हो? स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन से बना होता है क्या सर? अरे नहीं बेटा, प्रोटीन से नहीं बनता, फाइबर होता है बेटा। या तो ये कैल्शियम का बनेगा या तो ये सिलिका का बनेगा, बट डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका जो होता है वो बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में बेटा? स्पाइक्यूल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारी बॉडी में बेटा बोन होता है एंड कार्टिलेज होता है, पढ़ा है ना? बोन एंड कार्टिलेज, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? कार्टिलेज में कैल्शियम का डिपोजिशन कम होता है इसलिए वो सॉफ्ट रहता है, बोन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाता है इसलिए वो हार्ड हो जाता है। तो सेम यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी कंपोजिशन सेम ही रहेगा, बट अमाउंट जो होगा बेटा अमाउंट वेरी करेगा। कम अमाउंट में स्पॉन्जिन फाइबर्स बनती है एंड ज्यादा में बेटा बाद में वो स्पाइक्यूल कैल्शियम का बन सकता है या सिलिका का बन सकता है। क्लियर हुआ? दिस इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ था जिम्यूल क्या होता है, ठीक है ना? अब इसको ध्यान से सुन लीजिए बेटा। मैंने आपको अभी बोला था पोरिफेरा में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? 2 टाइप का सर। कौन कौन सा? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। वेरी गुड बच्चा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का है? 2 टाइप्स, फर्टिलाइजेशन एंड बडिंग सर। नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। एंड बडिंग, है ना? अब पोरिफेरा क्या करता है बेटा? अगर पोरिफेरा को कभी अनफेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब मान लो अगर पानी में पोल्यूशन आ गया, या आसपास में फूड कम हो गया, या वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया, तो मतलब वो कंडीशन बेटा जो पोरिफेरा को मार सकती है, जो पोरिफेरा को खत्म कर सकती है, दोज कंडीशंस आर कॉल्ड एज अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशन में पोरिफेरा अपने आप को बचाने के लिए बेटा क्या करता है? एक इंटरनल बड बनाता है, मतलब बॉडी के अंदर एक बड। नॉर्मली बड बाहर से बनता है, लेकिन इस कंडीशन में पोरिफेरा क्या करता है? बॉडी के अंदर एक बड बनाता है। दैट इंटरनल बड ऑफ पोरिफेरा इज कॉल्ड ए जिम्यूल बेटा। यानी जिम्यूल के बारे में आपको याद क्या रखना है? पहली चीज याद रखनी है बेटा कि जिम्यूल जो होते हैं बेटा, जिम्यूल्स को कब बनाया जाता है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनाया जाता है। दूसरा, जिम्यूल क्या होता है बेटा? एक इंटरनल बड होता है, ये बाहर से नहीं बनता है बेटा, ये बॉडी के अंदर से बनता है। तीसरा याद रखना है कहाँ पे बनता है? बॉडी में, मीजोग्लिया के अंदर बनता है।
और रियलिटी में जिम्यूल होता है क्या? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रियलिटी में जिम्यूल है बेटा ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट्स। तो ये सारी सेल्स अंदर से आर्कियोसाइट्स है, और आर्कियोसाइट को बाहर से हमने बेटा प्रोटेक्टिव कवर लगाया है, एक सुरक्षा कवच लगाया है, और जिस सुरक्षा कवच को दो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, दिस इज मेम्ब्रेन 1 एंड दिस इज मेम्ब्रेन 2। तो दो मेम्ब्रेन के अंदर जब आप आर्कियोसाइट सेल्स को बचा के रखोगे और वो चीज आप बेटा बॉडी के अंदर बना रहे हो, दैट वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जिम्यूल बेटा, इसको हम जिम्यूल बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा? तो ये पोरिफेरा को बचा के रखेगा अनफेवरेबल कंडीशन से, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा, जैसे ही बेटा अच्छी कंडीशन, अच्छी एनवायरनमेंट वापस आएगी, तो ये जिम्यूल क्या करता है, ये टूट जाता है, अंदर से आर्कियोसाइट्स बाहर आती है। और आपको ऑलरेडी पता है बेटा आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल्स, वो पूरे पोरिफेरा को दोबारा से बनाना शुरू करती है। क्लियर हुआ बच्चा? यस समझ सर। आया? Yes, sir. चले अब लास्ट चीज पढ़ते हैं, उसके साथ फिर हमारा पोरिफेरा खत्म हो जाता है। पोरिफेरा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि इसके अंदर स्केलेटन कौन सा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। पोरिफेरा की क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा टाइप ऑफ स्पाइक्यूल और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पाइक्यूल बेटा। जैसे हम पोरिफेरा के 3 क्लासेस बनाते हैं, कैलकेरिया, हेक्साटाइनेलिडा एंड डेस्मोस्पोंजे बेटा। कैलकेरिया एक क्लास है, हेक्साटाइनेलिडा दूसरा क्लास है, एंड डेस्मोस्पोंजे तीसरा क्लास है। कैलकेरिया को हम कैल्सीस्पोंजे भी बोलते हैं बिकॉज इसके पास कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं, कैल्शियम से बने हुए स्पाइक्यूल्स होते हैं। हेक्साटाइनेलिडा को हम बेटा हेलोस्पोंजे और ग्लासस्पोंज बोलते हैं बिकॉज इसके पास सिलिका के स्पाइक्यूल्स होते हैं। एंड डेस्मोस्पोंजे में कोई स्पाइक्यूल होता ही नहीं है, इसमें स्पोंजिन फाइबर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, तो ये एग्जाम्पल्स है। क्लियर हो गया बच्चा? ये Yes, आपका sir. पोरिफेरा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह मेरे को पूरा यकीन है अब आपका एक भी क्वेश्चन पोरिफेरा का नहीं छूटेगा, ना तो गलत होगा बेटा जब आप ये पूरा नोट्स रिवाइज करेंगे। अब आपको याद है मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था, यूप्लेक्टेला जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, उसको शादी में जापान के अंदर एज गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब जापान के लोग क्या पागल है बेटा, वो उसको गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बेटा, एक मिनट, तो ये आपका वीनस फ्लावर बास्केट है बेटा, ये आप देख कितना सुंदर है। सो दिस इज वीनस फ्लावर बास्केट। होता क्या है बेटा, जब वीनस फ्लावर बास्केट ग्रो करता है ना पानी के नीचे, इसके अंदर बेटा एक एनिमल चला जाता है, मतलब इसके अंदर एक एनिमल घुस जाता है। एनिमल का नाम है बेटा स्पॉन्जिक्यूला वेनेस्टा। ठीक है, वेनेस्टा बेटा ये एनिमल का नाम है। तो इस एनिमल का मेल इसके अंदर चला जाता है, उसका फीमेल इसके अंदर चला जाता है, मतलब एक कपल इसके अंदर चला जाता है। और एक बार वो इसके अंदर चले जाते हैं ना, फिर वो मरते समय तक इसी के अंदर रह जाते हैं। और जापान के लोगों का मानना ये है, ये जो एनिमल इसके अंदर गए, ये इसके अंदर इसलिए जाते हैं बिकॉज ये मरते समय तक एक साथ रहना चाहते हैं बेटा, मरते दम तक एक साथ रहना चाहते हैं। सो बिकॉज ये एनिमल अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू रिमेन टुगेदर टिल डेथ, इसलिए बेटा इस चीज को हम गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं कपल को, ताकि वो भी इन एनिमल्स की तरह मरते दम तक क्या रहे, एक साथ रहे बेटा। ठीक है ना? एनिमल का नाम क्या है? स्पॉन्जिक्यूला वेनुस्टा बेटा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए याद रख लेना, जनरल नॉलेज के लिए एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा है स्पॉन्जिक्यूला वेनुस्टा, इसका नाम है बच्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोरिफेरा बेटा। तो यहाँ पे हमारा पोरिफेरा 110%, 100% एनसीईआरटी एंड बीआर एनसीईआरटी एंड प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमने सब यहाँ पे खत्म कर दिए बच्चा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चा। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना बच्चा? चले अब इसके बाद हमें निडेरिया पढ़ना है। निडेरिया हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो आज अब मेरे को कोई भी डाउट है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आप नोट्स में थोड़ी देर बाद फॉरवर्ड करूंगा, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह सीलेंट डाटा शुरू करेंगे। चले बताइए बेटा, कोई भी डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन पूछना है? सर मुझे पोरिफेरा का जो एमियोपोसाइट टॉपिक है ना, उसका 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आया। हाँ बोलो बोलो बच्चा, कौन कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शाबाश। शाबाश बच्चा,
कौन कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आप बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और जो मैंने आपको डीपीपी नंबर 3 दिया हुआ है ना, उसमें मेरे को सर सुबह मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ चीजें बच्चों ने नहीं पढ़ी है। जो चीजें आपने पढ़ी है ना बेटा, वो आपको करनी है। जो अभी नहीं पढ़ी है उसको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हम सीलेंट डेटा शुरू करेंगे तो वो चीजें भी ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगी। ठीक है ना? चले फटाफट बता बेटा, क्या क्वेश्चन था, क्या डाउट था? आप म्यूट है, आप म्यूट है बेटा, आप म्यूट है। सर हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्यूबोसाइट्स का जो टॉपिक है ना सर, यस उसका यस क्रोमोसाइट्स वाला समझ में नहीं आया। ओके ठीक है। देखो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था पोरिफेरा का बेटा, जो हमने शायद अभी अभी भी देखा था। आपको उसमें सारे पोरिफेरा एक कलर के दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग सर। सो दैट मीन्स बेटा पोरिफेरास आर कलरफुल एनिमल्स, ये कलरफुल एनिमल्स होते हैं। तो अगर किसी भी चीज में कलरफुल है या कलरफुलनेस है या कोई भी चीज कलर्ड है बेटा, तो कलर्ड चीज तभी हो सकती है जब उसके अंदर पिगमेंट्स होंगे कलर प्रोड्यूस करने के, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो कलरफुल पिगमेंट्स को बना सकती है बच्चा। जैसे अगर हम कलरफुल है बेटा, हम में से कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई अलग कलर का है, तो हम बोलते हैं हमारा कलर मेलानिन की वजह से होता है। तो अगर पोरिफेरा भी कलरफुल है, दैट मीन्स कोई ना कोई तो चीज होगी ना पोरिफेरा के अंदर जिसकी वजह से पोरिफेरा में कलर आता है। तो वो चीज है, वो सेल जो पोरिफेरा को अलग अलग कलर करती है बेटा, अलग अलग कलर प्रदान करती है, दैट वेरी सेल इज कॉल्ड एज क्रोमोसाइट बेटा। तो क्रोमोसाइट वो सेल है जिसके अंदर बेटा पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और वो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं बेटा, पोरिफेरा को अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करती है। सो दिस इज इट बच्चा क्रोमोसाइट के लिए। और बताइए इसके अलावा, पहले ये समझ आया कि नहीं समझ आया? दिस इज क्लियर? यस सर। चलिए और बताइए। और अगेन आप म्यूट है। नहीं सर, क्लियर हो चुका है। ओके, किसी और को क्लास में डाउट है बच्चे, या जो घर से कनेक्टेड है बच्चे, किसी और को डाउट है कुछ? Sir, what is internal budding? चलो, शुड आई टेक इट की कोई डाउट नहीं है? हाँ फिर से बच्चा। Sir, internal budding means what? Internal budding. देखो बर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझ लो बर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये पोरिफेरा है बच्चा, ये पोरिफेरा है ऐसे, है ना। अगर ये अपनी बॉडी के बाहर एक एक्सटेंशन बना दे या एक आउटग्रोथ बना दे, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड बेटा। लेकिन मेरे को देख के बता, बर्ड बॉडी के बाहर बन रहा है कि अंदर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? External, sir, out of the body. बाहर, बॉडी के बाहर सर। शाबाश, बर्ड बॉडी के ये सर जल्दी आउट जल्दी ऑफ द कहाँ पे बॉडी। बन रहा है बर्ड? बाहर के सर, बाहर के बाहर हिस्से से में। बता। दिस बर्ड इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बर्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बर्डिंग बेटा। लेकिन इमेजिन कर लो बेटा क्या हुआ कि बर्ड ये से बना, बर्ड मीजोग्लिया के अंदर बन गया बेटा, मतलब बॉडी के बाहर नहीं बन रहा बट इनसाइड बॉडी बन रहा है। तो दिस बर्डिंग इज कॉल्ड एज इंटरनल बर्डिंग बेटा। और इंटरनल बर्डिंग का एग्जांपल क्या है? गिम्यूल है बेटा, गिम्यूल इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल बर्डिंग, और कुछ नहीं। समझ आया? क्लियर हुआ यस बच्चा? सर, यस सर। एनी अदर डाउट्स? होलोब्लास्टी क्या होता है सर? होलोब्लास्टिक बेटा क्लीवेज का पैटर्न होता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बट आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। आपको पता है बेटा, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, बनता है यस ना। सर, अब एम्ब्रियो जब बनेगा बेटा, वो डिवीजन ऑफ जाइगोट की वजह से बनेगा। यस तो सर, अगर डिवीजन कंप्लीट होता है, मतलब पूरा जाइगोट बेटा डिवाइड करता है, और जो डिवाइडिंग सेल्स होती है वो सारी की सारी सेल्स बेटा एम्ब्रियो बनाने में लग जाएंगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जाइगोट ने डिवाइड, ये जाइगोट है बेटा, जाइगोट का डिवीजन हो गया, इसकी दो सेल्स बन गई, सेल ए एंड सेल बी। और अगर ये दोनों सेल्स बेटा आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्मेशन में लग गई या एम्ब्रियो बनाने में लग गई बेटा, दैट इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। और इस कंप्लीट कट को बेटा, इस कंप्लीट क्लीवेज को हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। समझ आया? होलो का मतलब था पूरा का पूरा कटना, कंप्लीट कटना बेटा, क्या कंप्लीट डिवाइड होना। यस सर। और बताए और कुछ? The difference between water canal and water vascular system, how it is sir?
ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है बेटा। अभी आप कैनल सिस्टम समझ लो, और जब इंशाल्लाह इकोनोडर्म पढ़ाऊंगा, इकोनोडर्म में बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो जब वो डिटेल में दोनों पढ़ोगे ना, तभी दोनों का डिफरेंस समझ आएगा। अब मैं ऊपर ऊपर से आपको बता दूं, उसमें आप ना तो मेरे को ही मजा आएगा ना तो आपको समझ आएगा। तो अभी आप कैनल सिस्टम पूरा याद रख लो। इकोनोडर्म में बेटा वेस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे क्लियरली डिफरेंसेस नजर आएंगी, तब मेरे को डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? Is the spicules of sponges are so soft or what? Spicules, that is skeleton. ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होते बेटा। जस्ट लाइक मतलब कार्टिलेज के तरीके से सॉफ्टर साइड, मतलब सॉफ्टर ही होते हैं, नॉट वेरी काइंड ऑफ, मतलब स्पाइन्स की तरह या थॉर्न्स की तरह बेटा बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बहुत क्वांटिटी में सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। सर बॉडी सरफेस से स्पॉन्ज रेस्पिरेशन कर लेता है सर, बॉडी सरफेस से। यस, ऑफ कोर्स, वो तो सर मैंने पहले ही समझाया बेटा। सर कॉनोसाइट्स को सर कोलर सेल्स क्यों कहा जाता है सर? कॉलर सेल्स बेटा इसका बस नाम है, बिकॉज अगर आपने इनका स्ट्रक्चर देखा ना, स्ट्रक्चर में आप देख लो बेटा, इनके ऊपर बेटा एक फनल जैसा है, ये ना इनका स्ट्रक्चर, यहाँ फनल है ना बेटा ऐसा। इस फनल में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई, कॉलर दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिंग बेटा, इनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, और कोई रीजन नहीं। ठीक है ना? सर स्पाइक्यूल्स दो रेस से नहीं बनता है क्या सर? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो स्पाइक्यूल्स बच्चा? दो रेस से नहीं बनता है क्या सर? स्पाइक्यूल्स स्पाइक्यूल्स क्या नहीं बनता? दो रेस से नहीं बनता है क्या? टू रेस? अच्छा, टू रेड ऑफ कोर्स टू रेड भी होते हैं, मोनो एक्सन भी होता है, बाई एक्सन भी होता है, ट्राई एक्सन भी होता है, टेट्रा एक्सन भी होता है। बट आप इतनी सिंपल डिटेल हमसे पूछी नहीं जाती बेटा, हम भी उसको ज्यादा फोकस नहीं, ये तो अंडरस्टैंडेबल है ना। अगर ट्राई एक्सन है बेटा तो ऑटोमेटिकली बाई एक्सन भी होगा। ठीक है सर। और कोई डाउट? सर गेम्यूल क्यों फॉर्मेशन हो जाता है सर? अनफेवरेबल हेयर कंडीशन मींस व्हाट सर? अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्जेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूल। अनफेवरेबल कंडीशन स्पॉन्ज के लिए हुआ बेटा पानी का पोल्यूशन होना, पानी पोल्यूटेड हो गया बेटा। अनफेवरेबल कंडीशन हो गया खाना मिल नहीं रहा आसपास में बेटा। वाटर है बट वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। अनफेवरेबल कंडीशन हो बेटा वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है ना? अनफेवरेबल कंडीशन का हुआ बेटा वाटर के अंदर पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का ऐड होना, या किसी टॉक्सिन का ऐड होना बेटा। दीज आर ऑल कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जिसकी वजह से पॉरिफेरा की बॉडी को खतरा है, जिसकी वजह से पॉरिफेरा मर सकता है बेटा, तो वो सारी कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। उससे बचने के लिए बेटा एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर मतलब जिसको ये सारी कंडीशन इफेक्ट नहीं कर सकती है बेटा, उसी को हम गिम्यूल बोलते हैं। समझ आई? समझ आई बात बच्चा की नहीं? चलिए, रेडियल सिमेट्री साइकिल नॉट ओनली सर, एक्सेप्शन। हाँ हाँ हाँ, सर रेडियल सिमेट्री सर सिर्फ साइकिल में ही पाया जाता है ना सर? स्पॉन्जेस आर asymmetrical or not sir, but radial symmetry is found in cycle or not sir?
सर का क्या हुआ, चले गए क्या? वैसे भी आज बहुत डिस्टर्ब हुआ। हेलो सर, हेलो, हेलो सर, हेलो। गुलजार भाई, सर का क्या हुआ? सर का नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ऐसा ही लगता है। पढ़ाई कैसे चल रही है भाई? अच्छी चल रही है। अरे भाई, अच्छी क्या, पूरा बम्पर कर रहे हो? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। सर चले गए। सर चले गए, चलो लेफ्ट मार दो। पीरियड तो खत्म हो गया। गुलजार भाई एंड कर दो क्या? एंड साथ तो नहीं है तो करना होगा क्या? लेफ्ट क्यों मारना चाहिए? 1:10 तक क्लास है ना, तो 1:10 तक क्लास है तो रहने दो। सर अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, सर आएंगे क्या सर? अभी तो क्लास खत्म हो गया। मे डाउट भी 1:10 तक टाइम था ना। एक दस तक रहना है क्या? तो आने दो। सर का अगर प्रॉब्लम हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है। सर ने बोला भी नहीं जो जा रहा है। चलो वेट कर देते हैं। असीपुर भाई, हाँ जी बताओ। आप तो होस्ट हो सर। आप मीटिंग के होस्ट हो। मेरे को पता नहीं किसी ने बना दिया। एक दस तक रहना है क्या? ओ गुलजार, हेल्प करियो भाई, मी सब गुजरा আমরা এটা हाँ भी गुलजार कुछ भाई, दिया मेरे बात को। पूछ लगे कुछ। ओ गुलजार भाई, ओ आधा साधा उजिया दे वो किताब पूछता है। কোনো রকম हमारी क्लास करिया। ওরে বাবা, গদিল্লি আমি তো ডাউট ক্লাসে থাকি না, দেখি তোমার রান্নার প্রশ্ন করা। সাজিদ, তুমি টপার রে, তুমি দেন বদল খাতা দিও আমরা রে। ও নো, টপার বিলে তুমি টাইম দেবো টপার। আমরা খালি ঘুমানি রে, কিছু। ওলা শরম দিতে। আমরা ঘুমানি খালি। আচ্ছা, আমরা জানি আমরা গাদ্দা তো। गुलजार वीडियो हम देखना नहीं। आसिफुर भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या सर? हेलो आसिफुर भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। इतना हंसते मत। अरे भाई, रिकॉर्डिंग हो गया तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, चलो निकलो। रिकॉर्डिंग और
तो जार भाई इनकार दो हाँ CPS में भी सब जा रहे हैं। हाँ भाई इनकार नहीं तो